Good morning, dear students. Welcome to the fourth chapter, the fourth lecture of our chapter number 12, that is sound. Now, today's lecture is very important. Why? Because today we are going to study about various characteristics of sound wave. Previous lectures में हमने देखा कि sound को हम एक wave मानते हैं. क्यों? क्योंकि in a wave, right, the particles oscillate to their mean position and these oscillations are passed on to the adjacent particles. तो जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड का प्रोपोगेशन भी वेव की तरह होता था, राइट? तो साउंड वेव से जो वाइब्रेशंस पैदा होते थे वो वाइब्रेशन डायरेक्टली लिसनर की ईयर तक नहीं पहुंचते थे, बट दैट डिस्टर्बेंस was gradually being transported from the source of the sound to the speaker via series of areas having high pressure and low pressure और हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी, जिसे हम बोलते थे कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस. ओके, तो एज साउंड इज अ वेव, उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. टिल नाउ इन फिजिक्स यू हैवंट कम अक्रॉस दिस टर्म्स, आपने इन टर्म्स के बारे में नहीं सुना है, राइट? सो इफ यू स्टडी दिस पर्टिकुलर टर्म्स एंड अंडरस्टैंड देम प्रॉपर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप जब 10th, 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ोगे, राइट, दिस टर्म्स विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली. तो अगर 9th में आपको इसका कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया है तो हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर स्टडीज के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो अंडरस्टैंड दिस टर्म्स वेरी केयरफुली एज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स. ओके, तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ साउंड होता है, राइट, वहां पे वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि जब वाइब्रेशन टू और फ्रो मोशन होता है, राइट, हमने एग्जांपल के लिए वो एक टोंग लिया था, राइट, उसे हम हिट करते थे, वो जब मूव होता था तो जब वो बाहर की तरफ आता था इट क्रिएटेड हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी रीजन, जिसे हम बोलते थे कंप्रेशन. ओके, देन व्हेन इट केम बैक डेंसिटी डिक्रीज, created a region of low pressure और low density, जिसे हम बोलते थे rarefaction. ठीक है, तो उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है. सपोज दिस इज सम स्पीकर और सोर्स ऑफ साउंड, तो वहां से, राइट, साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया है, राइट, दैट दे ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड टू द लिसनर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस. ओके, अब इन कंप्रेशन और रेरफैक्शन को हम प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कर्व. ओके, तो समझिए सबसे पहले क्या है. दिस रिप्रेजेंट्स डेंसिटी और प्रेशर, क्योंकि ये जो कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन है दैट कैन बी टेकन इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन, बोथ आर वन एंड द सेम, राइट. जब ये हाई प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होता है, तो जब हाई प्रेशर होता है तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है. सो दिस रीजन कैन बी अंडरस्टूड एज हाई प्रेशर रीजन और हाई डेंसिटी रीजन. उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन. उसके बाद उसका टोटल ऑपोजिट, ओके, द रीजन हैविंग लेस प्रेशर और लेस डेंसिटी इज नोन एज रेरफैक्शन. दिस इज द मीन पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है और ये उसके ऑसिलेशंस है बिटवीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, तो ये मीन पोजीशन इसे आप जीरो कंसीडर करते हैं, राइट. तो जो हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी वाला एरिया होता है वो मीन पोजीशन से ऊपर आता है. तो ये जो कर्व है इट इंडिकेट्स द रीजन ऑफ हाई प्रेशर. लेकिन जैसे जैसे वो सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाएगा ये प्रेशर या डेंसिटी वो डिक्रीज होती है, तो ये ग्राफ नीचे आता है. फिर आता है रीजन ऑफ लेस डेंसिटी आता है, तो वो मीन से लेस आती है. तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट डिस्क्राइब्स लेस प्रेशर और लेस डेंसिटी. उसके बाद फिर से कंप्रेशन वाला जब पार्ट आता है तब प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो ये फिर हमारा ग्राफ जो कर्व है वो इंक्रीज हुआ, कंप्रेशन खत्म हुआ, उसके बाद फिर रेरफैक्शन आया तो ग्राफ नीचे गया. तो इन शॉर्ट ये जो अपर पार्ट है, ये जो हायर पॉइंट्स है दैट रिप्रेजेंट्स हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर रीजन्स कॉल्ड क्रेस्ट, वेयरएज ये जो लोअर रीजन्स है, राइट, दे इंडिकेट द रेरफैक्शंस.
Rarefactions again are those part having less pressure और less density. तो ये हो गई इस रीजन्स की बात, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरियस टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दिस कर्व, ओके। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, दैट इज क्रेस्ट एंड ट्राउ। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स है, राइट, these points are known as crest. ये कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहे हैं? They indicate the regions having high density or high pressure. Okay, so going by definition, the region of the curve, the regions of the curve representing high density or high pressure is called the peak or the crest of the sound wave. तो ये जो हमारा साउंड वेव है उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम पीक भी बुला सकते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स दिस पीक दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इज डिनोटेड बाय क्रेस्ट। इससे टोटली ऑपोजिट, ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये सारे हमारे कर्व के लोएस्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो लोएस्ट पॉइंट्स है दैट रिप्रेजेंट्स लो डेंसिटी और लो प्रेशर आर नोन एज ट्राउस और वैलीज, ओके। तो फिर से एक बार, जो हमारा जो कर्व है, राइट, उसके हाईएस्ट पॉइंट्स विच इंडिकेट्स हाईएस्ट डेंसिटी और प्रेशर आर नोन एज क्रेस्ट। कॉन्ट्ररी टू दैट, उसका ऑपोजिट कर्व का हमारा वो पार्ट जो इंडिकेट करता है लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर आर नोन एज वैलीज, बट मोस्ट कॉमनली दे आर नोन एज ट्राउस, ओके। सो वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन very very properly. The region of the curve, the regions of the curve representing high density or pressure is called peak or crest. So these are the regions which represents high density or high pressure, so they are known as peak or the crest. Whereas the curve representing low density or pressure, the curves representing low density or pressure is called valley or more commonly trough, okay। तो सबसे पहले ये जो हमारा साउंड वेव था उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राउथ, ओके। नाउ जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये लाइन क्या है, दैट इज द मीन पोजीशन। इससे ऊपर वाला एरिया हाई डेंसिटी, इससे नीचे वाला एरिया लो डेंसिटी। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी, दीज आर द रीजन्स ऑफ लो डेंसिटी, ओके। दिस इज द मीन पोजीशन, ओके। तो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो नीचे की तरफ वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे हम वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्रेस्ट, हमने पढ़ा ट्राउथ, अब हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, राइट। दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position either in the upper direction or in the lower direction. Generally, okay, ये जो वेव है अगर वो इस तरह से यूनिफॉर्म जाता है तो ये पार्ट और ये पार्ट दैट विल बी सेम। तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड, वैल्यू होगी सेम। यू कैन टेक दिस साइड एज एम्पलीट्यूड, यू कैन टेक दिस साइड एज एम्पलीट्यूड, बट ऑल दोस वैल्यूज विल बी सेम। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? The maximum displacement कहाँ से? From the mean position either in the upper direction or lower direction of the wave is known as the amplitude of wave. So now we have studied three different terms: crest, trough, amplitude. Then we are going to study a very important term, that is wavelength of a wave. Okay, तो उसकी definition समझते हैं। The difference between two consecutive compressions और two consecutive rarefactions, ये सारे हाई डेंसिटी वाले एरियाज जो हैं वो कंप्रेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन दोनों कंप्रेशन के बीच का वाला जो एरिया होता है, डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, राइट, उसे आप बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये डिस्टेंस हुआ वेवलेंथ, ये भी डिस्टेंस हुआ वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव compressions or the distance between two consecutive rarefactions। तो ये वाला जो डिस्टेंस है थोड़ा, ये हो गया हमारा वेवलेंथ।
So this distance, okay, is wavelength represented by lambda, or you can take this distance as wavelength also represented as lambda. इसे भी आप रिप्रेजेंट करते हो as wavelength. तो once again, the difference between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called wavelength. Difference between two consecutive compressions, ये पार्ट है हाई डेंसिटी वाला, तो ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है या डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ, जिसे हम सिंबलाइज करते हैं बाय ग्रीक लेटर व्हिच इज नोन एज लैम्डा. ओके, तो ये भी दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस है, ये दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस है, तो उसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस मेजर करें. ये दो कंसेक्यूटिव हमारे रेयरफैक्शंस है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको भी हम बोल सकते हैं वेवलेंथ, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रीक लेटर लैम्डा. सो वंस अगेन, वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और two consecutive rarefactions is called the wavelength of the wave, and it is represented by Greek letter lambda, and its SI unit is meter. ये आपको याद रखना है, ठीक है. थोड़े और टर्म्स भी हम पढ़ने वाले हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड सो ऑन, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दीज फोर टर्म्स वेरी वेरी केयरफुली. क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ. व्हाट वाज क्रेस्ट एंड ट्रफ? The region of curve representing high density or pressure. High density and pressure. These regions are known as the peak regions, also known as the crest, whereas the regions representing low density or pressure are also known as valleys or trough. Okay, the maximum displacement from the mean position either in the upward direction or in the downward direction, right? तो इसको भी आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड. ओके, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन द अपवर्ड साइड, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द डाउनवर्ड साइड, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. एंड फाइनली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ एनी वेव? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, राइट, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस or two consecutive rarefactions is known as trough, which is represented by lambda, and its SI unit is meter. Okay, तो पहले इन फोर टर्म्स को प्रॉपर्ली समझ लो, डायग्राम में समझ लो, उसकी डेफिनेशंस को ठीक से समझ लो. अगर ये टर्म्स आप ठीक से समझ गए तो बाकी के टर्म्स है उनको सीखने में भी आपको आसानी होगी. Okay, so dear students, in today's lectures we are discussing about different characteristics of a sound wave. अब तक हमने 4 characteristics को define किया, उसे डायग्राम की मदद से समझा, and I'm quite hopeful that you understood all those 4 terms. What were those 4 terms? We understood about the crest, the trough, the amplitude and the wavelength. Now we are going to discuss 2 more important terms, that is frequency and time period. तो चलिए पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. तो जनरल टर्म्स में, हमारी जनरल लाइफ में हम फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज करते हैं, राइट. जैसा कि कोई अगर 2 मेजर सिटीज है, उसे कनेक्ट करने के लिए या बस या ट्रेन होती है, राइट, वो एक दिन में 10-15 बार आती जाती रहती है, because the cities are big. If you go to a bus stand and inquire that daily how many buses move to and fro between, let us say, Ahmedabad and Baroda. So Ahmedabad and Baroda are 2 main important cities. तो आपको ऐसी 15-20 बसें मिलेगी. एक बस 8 बजे आएगी, एक बस 8:30 बजे आएगी, फिर 9 बजे आएगी. There will be many buses. तो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द बसेस गोइंग बिटवीन अहमदाबाद टू बड़ौदा इज मोर.
बिकॉज एक दिन में राइट अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच में जाने वाली बसों का नंबर ज्यादा है, तो ये उसकी हो गई फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ओके, तो चलिए डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज ऑसिलेशन, राइट? कब हम मानते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ? तो अगर ये क्रेस्ट से ट्रफ आके वापस जब वो क्रेस्ट पे आता है तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप झूला झूल रहे हो तो आपने इस पोजीशन से स्टार्ट किया, बैकवर्ड पोजीशन से आप आगे गए और फिर वापस बैकवर्ड पोजीशन पे आए, तो आपका एक ऑसिलेशन हुआ कंप्लीट। पेंडुलम की बात करें क्लॉक की, राइट, तो उसका एक ऑसिलेशन कब खत्म होता है? तो चलो हमने इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो वो मीन पोजीशन पे आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, और जब वापस वो उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तब हम बोलते हैं कि हाँ एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो यहां पे हमने चालू किया लेटर से फ्रॉम क्रेस्ट, क्रेस्ट से मीन पोजीशन, वहां से आया ट्रफ, फिर आया मीन पोजीशन और फिर वापस आया क्रेस्ट। सो क्रेस्ट से ट्रफ जाके वापस क्रेस्ट पे आए, तो यहां से यहां तक जब आते हैं तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, राइट? तो पर यूनिट टाइम ऐसे जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे उस वेव की हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। सो वंस अगेन अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट वेरी वेल। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे उस वेव की हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जनरल टर्म में क्या कैसे ऑसिलेशन बोलते हैं कि पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, स्विंग का एग्जांपल लेते हैं। तो एक जगह से स्टार्ट करके आप घूम के वापस उस जगह पे आए तब बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो। यहां पे हमने चालू किया फ्रॉम क्रेस्ट, यू कैन स्टार्ट इवन फ्रॉम द ट्रफ। तो चलो यहां पे ट्रफ से चालू किया, मीन पोजीशन, क्रेस्ट, मीन पोजीशन एंड अगेन ट्रफ। तो ट्रफ से ऑसिलेट होके गया क्रेस्ट, और जब वापस हम ट्रफ पे आया तब हम बताते हैं कि इस वेव का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, राइट? तो पर यूनिट टाइम वेव इतने ऐसे कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उस नंबर को उस वेव की बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट? तो सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वेव, राइट? इन 1 सेकंड इट कंप्लीट्स लेट अस से 3 ऑसिलेशंस, ओके? तो उसका मतलब कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी 3। सो वंस अगेन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। जैसे हमने वेवलेंथ का सिंबल पढ़ा था, वेवलेंथ का सिंबल था लैम्डा, राइट? उसी प्रकार जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जो टर्म फ्रीक्वेंसी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल न्यू। दिस सिंबल लुक्स लाइक वी बट इट्स नॉट एग्जैक्टली वी, राइट? जब आप छोटे थे और जब ड्राइंग करते थे तो जब आकाश में जो पंछी बनाते थे थोड़े कर्व वाले, ये सिंबल ऐसा है, राइट? तो डायरेक्टली वी मत लिखना, इट्स नॉट वी, राइट? इट्स न्यू विथ स्लाइट कर्व्स, ओके? एंड इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। जैसा आपकी वेवलेंथ की SI यूनिट थी मीटर, यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है उसका सिंबल है न्यू एंड इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज इन मेमोरी ऑफ फेमस साइंटिस्ट हर्ट्ज। उनकी मेमोरी में इस सिंबल को हम SI यूनिट को हम हर्ट्ज लेते हैं, ठीक है? तो चलिए हमारा 5th टर्म भी कंप्लीट हो गया, that is the frequency of wave. Now we are going to study about the 6th term, that is time period. Okay, so what is time period? The time taken by 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point. कोई एक फिक्स पॉइंट से कंटिन्यूसली कंप्रेशंस और rarefactions मूव हो रहे हैं, ठीक है? तो एक सेकंड में 2 consecutive compression या 2 consecutive rarefaction मूव करने में कितना टाइम लेते हैं, दैट टाइम
is known as the time period of the wave. Okay, यहाँ पे इसको आप ऑल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हो, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, यानी दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस जब जाएंगे तो ये जो बना ये एक ऑसिलेशन हो गया। समझ में आया? इसी पॉइंट को जब दो कंप्रेशन या दो रेरफेक्शन क्रॉस करते हैं तो उसका मतलब कि उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऑसिलेशन कहाँ पे कंप्लीट होता था? एक कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन आए तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता था, एक रेरफेक्शन के बाद दूसरा भी कंप्लीट हो तब पूरा एक ऑसिलेशन होता था स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, रेरफेक्शन कम्स बैक अगेन। तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेरफेक्शंस जब किसी पॉइंट को ट्रैवल करते हैं उसको क्रॉस करते हैं, राइट, तो इसे आप बोल सकते हो कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसे आप ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हो? द टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन, ओके, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरफेक्शन यानी ऑसिलेशंस, राइट, टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। देखिए यहाँ ये दोनों आपको सिमिलर लगेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो गए, यहाँ पे क्या करना है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। अब डिफरेंस समझिए, वेवलेंथ में हम क्या बोल रहे थे, पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशंस हुए उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। अब जब हम नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं, राइट, जब हमने मोशन, ग्रेविटेशन वो सब सारे चैप्टर्स पढ़े, वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट फॉर्मूलाज, उसमें टाइम को हम स्मॉल टी लेते थे, राइट, दैट वाज टाइम। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव व्हिच इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, उसका ऐसा यूनिट वगैरह सेम है बट यू कैन नॉट रिप्रेजेंट टाइम पीरियड एज स्मॉल टी। तो जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल टाइम की तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल टी। हियर when you represent time period, it's compulsory that you have to use capital T. Okay, so the time period is represented by capital T, and just like normal time, its SI unit is second, represented by small s. जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी में क्या था, पर यूनिट टाइम, हाउ मेनी ऑसिलेशंस टेक प्लेस इन टाइम पीरियड, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। तो इन दोनों का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का, उसे समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज न्यू। जैसे सिंबल न्यू है, इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन कैपिटल टी। यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, आपको अगर टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, where u represents the wavelength of the wave and capital T represents the time period of the wave. So dear friends, before moving on to the next lecture, I will insist you कि ये जो 6 terms हमने पढ़े which are known as the characteristics of sound waves, namely the crest, the troughs, amplitude, wavelength, frequency एंड टाइम पीरियड। ओके, इन 6 टर्म्स को आप ठीक से समझ लेना। अगर आपने इस 6 टर्म्स को ठीक से समझ लिया तो बाकी का चैप्टर, और जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि आपका जो फ्यूचर स्टडीज है फिजिक्स का, उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ से वेव मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, दैट विल कंटिन्यू इन योर कमिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, रिवाइज दिस 6 टर्म्स वेरी वेरी प्रॉपरली। उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर्स को पढ़ना, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस 6 टर्म्स प्रॉपरली, राइट द डेफिनेशंस 2-3 टाइम्स एंड प्रिपेयर देम वेल। थैंक यू।